रईस बाप का बेटा था, लेकिन उसने गांव की गरीब लड़की से शादी कर ली। तो बाप ने उसे जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल दिया। तो वो गांव आकर रहने लगा, जहां वो दोनों पति पत्नी मजदूरी करके पेट पालने लगे। और एक साल बाद भगवान ने उन्हें बेटा दिया। बेटा बड़ा होकर स्कूल जाने लगा और अक्सर वो देर से घर आता। तो कहता, मैं दोस्त के घर चला गया था। एक दिन रोहित का बेटा रात हो गई, घर ना लौटा। तो वो परेशानी में उसे ढूंढने लगा, तो पता चला कि वो दादा के घर पर है। तो जब रोहित 10 साल बाद बाप के घर गया, तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें भीग गईं, क्योंकि सब दोस्तों में रोहित की ठाट बाट ही अलग थी। अभी भी वो गांव के अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठा ताश खेल रहा था, जो रोहित से सिर्फ इसलिए दोस्ती किए हुए थे कि उन्हें मालूम था कि रोहित अमीर बाप का बेटा है। वो गांव में अपने दादा से मिलने कभी कभी आता है। वैसे रोहित शहर में रहता था, लेकिन जब भी गांव आता तो खूब पैसा उड़ाता था, और उसके दोस्त उसके भोलेपन की वजह से उसे खूब लूटते थे। कैरम की गेम लगाकर उसे हरा देते, तो कभी ताश पर। अभी भी वो एक ढाबे के बाहर रखे तख्त पर बैठे सामने ताश रखे शर्त लगाकर खेल रहे थे। सामने पैसे रखे हुए थे और साथ में चाय के कप भी पड़े हुए थे। रोहित के दोस्तों ने एक दूसरे को इशारा करते हुए बेईमानी से पत्ते जेब से निकाले और अपनी जीत का ऐलान करते हुए सामने पत्ते फेंक दिए। ये देखकर रोहित मायूस हुआ था। कहने लगा, पता नहीं, आज तो किस्मत ही खराब है। तीसरी बार हार चुका हूँ। उसने जेब से बाकी की रकम निकालते हुए दोबारा से बाजी लगाने के लिए कहा। लेकिन जब उसके दोस्त इस बार रोहित की नजरों से छुपाकर बेईमानी करने लगे, तो एक लड़की ने उसके दोस्त का हाथ पकड़ लिया, जो जेब से पत्ते निकाल रहा था। सभी चौंक कर उस लड़की को देखने लगे। वो लड़की काफी खूबसूरत सी थी। रोहित से कहने लगी, ये तुम्हारे दोस्त नहीं, दुश्मन है। कब से तुम्हें बेवकूफ बनाकर जीत रहे हैं। उन्होंने अपने मतलब के पत्ते अपने जेबों में डाल रखे हैं। ये सुनकर रोहित को अपने दोस्तों पर गुस्सा आने लगा। उसके दोस्त कहने लगे, तू कौन होती है हमारे बीच में आने वाली। वो कहने लगी, तुम लोग बेईमानी कर रहे हो। शर्म नहीं आती एक शरीफ इंसान के साथ बेईमानी करते हुए और इसका पैसा लूटते हुए। चलो उठो यहाँ से, जाओ यहाँ से, वरना गांव के मुखिया को बता दूंगी। ये सुनना था कि वो लड़के फौरन वहां से चले गए। और लड़की रोहित से कहने लगी, अच्छे खासे जवान जहान हो, क्या भगवान ने अकल नहीं दी या आंखों का इस्तेमाल करना नहीं आता। कब से अपने दोस्तों के हाथों उल्लू बन रहे हो। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते रोहित की आंखों से नींदें चुरा गई थी। रोहित को लड़की अच्छी लगने लगी। वो इस गांव की किसान की बेटी थी। गांव में मौजूद छोटे से स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। रोज ही वो जब स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर जाती, तो इस ढाबे से होते हुए उसका घर आता था। उसकी नज़र में उसके दोस्तों पर पड़ जाती थी। पिछले 3 दिनों से यही सिलसिला जारी था कि वो रोहित को बेईमानी करके हरा देते और उससे पैसे लूटते। रोहित अगले दिन शहर आ गया, लेकिन उससे अब हर वक्त उसी लड़की का ख्याल आने लगा। कुछ दिन बाद वो दोबारा गांव गया, तो वो लड़की उसे गांव के स्कूल के बाहर निकलती हुई नजर आई। रोहित फौरन उसके पास आ गया। कहने लगा, तुम स्कूल में पढ़ाती हो। वो कहने लगी, हाँ, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। रोहित बेशक बड़े बाप की औलाद था, लेकिन बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला था। खुद भी अनपढ़ था और बेटे को भी शिक्षित नहीं किया था। वो लड़की 10वीं पास थी और कम सैलरी पर ही मौजूद स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उस दिन से रोहित बस उस लड़की से ही बातें करने लगा, जिसका नाम काजल था। काजल से उसके घर के बारे में पूछने लगा। उसके पिताजी दूसरे लोगों की जमीनों पर हल चलाते थे, तो साल के गेहूं उन्हें मुफ्त में मिल जाते थे। और उनकी बेटी जो थोड़ी बहुत सैलरी लाती, उससे बाप बेटी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाता था। काजल की माँ का उस वक्त देहांत हो गया था जब वो 7-8 साल की थी। उसके बाप ने दूसरी शादी नहीं की थी। यूं रोहित की काजल से दोस्ती हो गई और जब भी गांव आता काजल से ढेरों बातें करता। वो कभी खेतों में और कभी गांव में मौजूद बागों में मिलते। कब ये दोस्ती उनकी मोहब्बत में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एक बार जब रोहित गांव आया, तो उसे काजल वहां पर नजर नहीं आई, जहां हर बार उसकी काजल से मुलाकात होती थी। जब उसने गांव वालों से पूछा, तो पता चला कि काजल के बाप का देहांत हो गया है। ये सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ। वो मिलने के लिए जब काजल के घर पहुंचा, तो एक कोहराम मचा हुआ था। वो जब घर के अंदर दाखिल हुआ, तो काजल बेतहाशा रो रही थी। उसके पिताजी की अर्थी आंगन में ही पड़ी थी और उसके चाचा बुआ सब कह रहे थे कि यह घर तुम्हारे बाप का नहीं, बल्कि दादा का था, लेकिन तुम्हारे बाप ने कब्जा कर रखा था और अब हम इस घर को बेचकर अपना अपना हिस्सा लेंगे और तुम इस घर से बाहर निकलो। काजल कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे पिताजी ने बताया था कि दादा ने घर उनको दिया था और आपकी जायदाद वो पहले ही आप लोगों में बांट चुके थे। लेकिन कोई भी कुछ सुनने को तैयार न था, क्योंकि कागजात के मुताबिक वो घर उसके दादा का था। अभी उसके बाप का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था कि उसके रिश्तेदारों ने काजल को धक्के मारना शुरू कर दिया। जब रोहित ने यह देखा, तो आगे बढ़कर उसके चाचा वगैरह से लड़ाई करने लगा। कहने लगा कि शर्म नहीं आती अनाथ भतीजी पर जुल्म करते हुए। वो कहने लगे कि तुम हमारे मामले में मत पड़ो, तुम्हें ज्यादा इस लड़की से हमदर्दी है तो शादी कर लो इससे,
और इसे अपने साथ ले जाओ। काजल वैसे भी रोहित की पसंद थी और अब तो बेसहारा भी हो चुकी थी। ऐसे समय में वो उसका साथ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने काजल से शादी कर ली। लेकिन अपने दादा को बताने के बजाय वो सीधा उसे शहर लेकर आ गया। जैसे ही वो अपने बंगले में काजल को लेकर दाखिल हुआ तो उसके माँ बाप दोनों लाउंज में बैठे खाना खा रहे थे। रोहित के साथ जब एक लड़की को देखा तो पूछने लगे, ये कौन है? रोहित ने कहा कि ये गांव की लड़की है और इसके साथ इसके खानदान वाले जुल्म कर रहे थे। इसके पिताजी का देहांत हो चुका था और इसे घर से धक्के मारकर निकाल रहे थे, इसलिए मैंने इसे शादी कर ली है। ये सुनना था कि रोहित का बाप खाना छोड़कर गुस्से से बेटे के पास खड़ा हो गया। उसका कॉलर पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ दिए। कहने लगा कि तुम होते कौन थे इतना बड़ा फैसला करने वाले? तुम्हारा इस लड़की से ऐसा क्या संबंध था कि तुम इसे बचाने के लिए शादी करके इसे यहाँ ले आए हो? मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने अमीर दोस्त की बेटी से तय किया था। रोहित कहने लगा, पापा मुझे ये लड़की पसंद भी थी और अब तो इस पर मुसीबत भी आ गई थी। मैं इसे वक्त में इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। बहुत सेवा करेगी आप लोगों की, आपको किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं देगी, लेकिन आप इसे मेरी पत्नी की हैसियत से स्वीकार कर लें। लेकिन उसके बाप ने कहा कि तुम इस लड़की को अभी के अभी तलाक दो, वरना मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ये सुनना था कि काजल रोने लगी। रोहित से कहने लगी, तुम मुझे छोड़ दो, अपने माँ बाप की बात मान लो, मेरी जिंदगी खुद ब खुद कहीं ना कहीं गुजर जाएगी। लेकिन रोहित कहने लगा, मैं तुम्हें कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ सकता। उसने अपने बाप से कह दिया कि वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा है। बेशक उसका बाप उसे जायदाद से बेदखल कर दे, लेकिन वो काजल को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ सकता। रोहित की माँ जो पीछे खड़ी गुस्से भरी नजरों से अपने गांव से आने वाली इस बहू को देख रही थी, यही समझ रही थी कि पति मामला निपटा लेगा, बेटों को बातें सुनाएगा तो वो खुद ही डर से इस लड़की को छोड़ देगा, तलाक दे देगा। आखिरकार ये रोहित का बचपना है, भला इस उम्र में, जबकि वो खुद 19-20 साल का था, कहाँ से प्यार मोहब्बत के चक्करों में अपनी और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठा पाएगा? बेदखली की धमकी सुनकर तो जरूर रोहित को पलट जाना चाहिए था, मगर जब रोहित की माँ ने सुनी तो वो उठ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले थे। चलती हुई बेटे के पास आई और कहने लगी कि तुम होश में तो हो? जानते हो क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हें इस करोड़ों अरबों की जायदाद से बेदखल करने की बात की है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें इन सब के बदले में ये लड़की चाहिए। होश से काम लो। पेट मोहब्बत से नहीं भरता, उसके लिए पैसों की ही जरूरत पड़ती है। छोड़ो इस लड़की को और चलो मेरे साथ कमरे में, तुम्हारे पापा को मैं खुद समझा लूंगी। रोहित के पापा भी बिफरे हुए खड़े थे। दिल ही दिल में यही कोशिश थी कि उनकी ये धमकी सुनकर उनका बेटा इस लड़की को छोड़ देगा। आखिर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सोशल सर्कल में, जब लोग उनसे उनकी बहू के बारे में पूछेंगे, खासकर उनका वो दोस्त जिसको जबान दे चुके थे उनकी बेटी को वो अपने घर की बहू बनाएंगे। ये लड़की तो किसी भी तरह उनके स्टेटस की ना थी। हाँ, बहुत सुंदर थी, हुस्न की दौलत से मालामाल थी, मगर इसके बावजूद वो थी तो एक गांव की ही गरीब किसान की बेटी, जो खाली हाथ उनके दरवाजे तक आई थी। रोहित ने फैसला सुना दिया कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी पत्नी काजल स्वीकार नहीं है तो मैं इस दौलत पर दूसरी नजर भी डालना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस घर से जाने लगा। बाप तो पत्थर दिल बना खड़ा था, माँ का दिल पसीजने लगा। वो अपने पति का हाथ पकड़कर उससे कहने लगी कि रोक ले बेटे को, अरे जवान औलाद है, हमारा लाडला बेटा है, आप क्यों नहीं इसे रोक रहे? मगर रोहित के पापा ने भी हाथ उठाकर पत्नी को चुप करवा दिया। कहने लगे कि बस चुप रहो, 2 दिन बाहर की खाक छानेगा तो सारी मोहब्बत और इश्क माशूकी उतर जाएगी, उल्टे कदमों वापस इसी घर में लौटेगा। जानती तो हो, जब तक इसके हाथ में लाखों रुपए ना हो इसका दिन नहीं गुजरता। अरे हफ्तों में लाखों रुपए उड़ा देता है। जब कठिनाई झेलेगा ना, तब इसे पता चलेगा कि बाप और बाप की जायदाद की अहमियत क्या होती है। रोहित उस वक्त जज्बाती होकर काजल का हाथ पकड़े हुए घर से निकल आया था, मगर काजल रास्ते में हाथ छुड़वाकर रुक गई थी। रोहित ने पलटकर उसे देखा तो काजल रो रही थी। रोते हुए कहने लगी कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, वापस लौट जाएं अपने माँ बाप के पास, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मत दें। अरे मेरे अपनों ने मुझे झुठला दिया, मुझे छोड़ दिया, और आप मेरे लिए क्यों इतना सब कुछ कर रहे हैं? मैं तो गैर थी आपकी। रोहित ने जब ये सुना तो उसे कंधों से थाम कर कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने खुद को अकेला समझा, मैं पति हूँ तुम्हारा। अरे जब से पहली बार तुम्हें देखा था तब से ही तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर तुम्हारे साथ ये हादसा ना भी होता तो मैं तुमसे ही शादी की बात करने के लिए आने वाला था। मैं जानता हूँ कि मैं इस तरह के हालात से अनजान था, मगर अब जो कुछ होगा बस देखा जाएगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, भगवान के लिए मुझे खुद से दूर मत जाने को कहो, मैं सब कुछ सह लूंगा। वैसे भी तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। काजल ने जब रोहित के ये शब्द सुने तो वह चुप हो गई थी। दोनों वहां से वापस गांव आ गए थे। रोहित को अपने दादा याद आए थे। उसके दादा तो उस पर जान निछावर किया करते थे, उनसे ही मिलने के लिए तो वो गांव में आया करता था। उसने सोचा कि जाकर दादा को इस बारे में बताए तो हो सकता है दादा उसके प्यार को स्वीकार कर लें। आखिर दादा भी तो इस गांव में ही रहने वाले थे, बड़े दयालु किस्म के इंसान थे। जब वो काजल के साथ दादा के घर पहुंचा और दादा ने उसे काजल के साथ देखा, शायद तब तक रोहित के पापा ने अपने बाप को भी खबर कर दी थी।
उसकी शादी की। उन्होंने रोहित को घर के दरवाजे पर ही देखा तो माथे पर बल पड़ चुके थे। रोहित मुस्कुराकर घर के अंदर गया और उन्हें बताने लगा कि मैंने काजल से शादी कर ली है। दादा ने जब उसकी बात सुनी तो अगले ही पल उस लड़की पर एक कड़ी नजर डाली और चलते हुए उसके पास आए। काजल को तो लगा था कि ये गांव के बड़े बूढ़े हैं, उसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगले ही पल दादा ने तो हद ही पार कर दी। काजल को बालों से पकड़कर कहने लगे, कमीनी औरत, तूने मेरे पोते को अपने झांसे में फंसा दिया है। अगर मुझे पता होता कि तुझ जैसी गांव की गवार लड़कियां मेरे पोते पर यूं अपने हुस्न के जलवे दिखाएंगी तो मैं कभी भी अपने पोते को इस गांव में बुलवाता ही ना। तुम जैसी मक्कार औरतें तो न जाने कितनों को ऐसे ही फंसा चुकी होंगी। तुम्हारे बाप दादा का तो यही काम होगा। इससे ज्यादा रोहित के दादा कुछ कहते। रोहित ने फौरन उन्हें काजल से अलग किया था। इस बार तो जैसे वो टूट गया था। बाप से ज्यादा उसे अपने दादा से प्यार था। यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके दादा इस तरह के भी शब्द कह सकते हैं। रोहित कहने लगा कि खबरदार, जो आपने मेरी पत्नी के चरित्र पर एक भी शब्द कहा तो प्यार का इजहार मैंने इससे किया था, इसने मुझसे नहीं। ना जाने क्यों आप लोगों को ये लगता है कि हम लड़कों को लड़कियां ही बेवकूफ बनाती हैं। अरे हम भी कोई दूध के दांत नहीं रखते, माँ का पल्लू पकड़ने वाले नहीं होते। हमारे सीने में भी दिल होता है और हम भी किसी से प्यार का इजहार कर सकते हैं, उनसे मोहब्बत कर सकते हैं। इतना कहकर वो काजल के साथ वहां से निकल आया था। काजल का घर तो बिक चुका था, हाँ, मगर रोहित के पास जो पैसे मौजूद थे उसने उन पैसों से गांव में ही घर खरीद लिया। कहाँ वो बेड पर मखमली बिस्तर पर सोने वाला और कहाँ ये पुरानी सी कुटिया जिसमें सिवाय एक चादर के और कुछ भी नहीं था। आखिर उसको यहाँ पर नींद भी कैसे आती। मगर खैर, उसे ये सब कुछ करना था। काजल अब अपने आप को कमतर समझने लगी थी। शर्मिंदा थी कि उसकी वजह से रोहित इस कदर मुसीबत से दो चार है, मगर जब रोहित उसे हौसला देता तो वो भी चहक उठती थी। रोहित कहने लगा कि मैं इस गांव में हर तरह की मेहनत मजदूरी करूंगा। इस गांव में मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे जरूर करूंगा। कोई न कोई मेरी मदद तो हो ही जाएगी। अगले ही दिन रोहित अपने दोस्तों के पास गया और उनसे मदद मांगी, मगर जब दोस्तों को पता चला कि रोहित तो अब कंगाल हो गया है, गांव की लड़की की वजह से उसने अपनी जायदाद छोड़ दी है, तो वो भी उसे पीट कर फेर कर कहने लगे कि जब तेरे पास दौलत ही नहीं तो हम कहाँ के दोस्त रहे। जब तक तेरे हाथ में पैसा था हम तेरे यार थे, अब तेरे रास्ते अलग और हमारे अलग। धीरे धीरे रोहित को एहसास हो चुका था कि इस भरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ काजल ही उसकी सच्ची साथी है। रोहित भी कोई पढ़ा लिखा ना था जो अच्छी नौकरी करके अपना पेट पालता, बल्कि उसे तो हिसाब किताब भी ठीक से नहीं आता था। गांव में कुछ जमीन थी। काजल कहने लगी कि हम दोनों वहां पर काम करेंगे। रोहित ने उससे कहा कि तुम खेतों में मेरे साथ काम नहीं करोगी, मैं हूं ना, तुम्हारा खर्च उठाना मेरा काम है। काजल जानती थी कि वो इन सारी मेहनतों का आदी नहीं है, मगर इसके बाद भी रोहित ने हिम्मत नहीं हारी थी। पहली बार तो हल चलाते हुए उसके हाथों पर छाले भी निकल आए थे। जब घर लौटा तो उसके हाथों पर फटे हुए छाले और जख्म देखकर काजल के दिल को कुछ होने लगा था। रोहित इतनी मेहनत आखिर उसी के लिए तो बर्दाश्त कर रहा था। उसने पहले तो रोहित के हाथों को चूमा और फिर उन पर मरहम पट्टी की। काजल ने धीरे धीरे रोहित को थोड़ा बहुत पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उसे थोड़ा बहुत लिखा हुआ समझ आने लगा था। इसी के साथ काजल भी स्कूल में पढ़ाने लगी और शाम को बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी। इस तरह उनके घर के खर्चे अच्छे से चलने लगे थे। वो सारी इच्छाएं तो अब रोहित के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गई थीं। मगर काजल के प्यार के साथ वह खुश था। काजल प्रेग्नेंट हो गई थी। जल्दी उसकी गोद में बच्चा आने वाला था। एक दिन काजल से रोहित हंसकर कहने लगा कि माँ बाप कहते थे कि पैसों के बगैर इंसान खुश नहीं रह सकता, मोहब्बत से पेट नहीं भरता, मगर देखो हमारे सामने एक सूखी रोटी कल के दिन की बची हुई पड़ी है। हम दोनों ये जानते हैं कि ये रोटी हम पानी से हलक के नीचे उतार लेंगे और हम दोनों का ही पेट नहीं भरेगा। तुम फिर भी अपने वजूद में नन्ही सी जान ली बच्चों को पढ़ाओगी, स्कूल जाओगी और मैं भी जमीन में मेहनत मजदूरी करने चला जाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद हम खुश हैं क्योंकि हमारे पास एक दूसरे की मोहब्बत है, एक सहारा है कि कोई हमारी खातिर जी रहा है। कौन कहता है मोहब्बत से पेट नहीं भरता? अगर मोहब्बत हो तो ये भूख भी भली लगती है। कुछ दिनों बाद भगवान ने उन्हें एक बेटा दिया था। काजल स्कूल छोड़ चुकी थी। अब ज्यादातर वक्त बच्चे को संभालने में और शाम को ट्यूशन पढ़ाने में ही गुजरता। गांव के चौधरी ने जब रोहित की मेहनत को देखा तो उसने रोहित को शहर में मौजूद अपने स्टोर में भेज दिया, जहां पर सामान पहुंचाना और लेन देन करना रोहित का काम था। उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो गांव छोड़कर शहर चले आए। यहाँ पर ही उन्होंने अपने बच्चे वैभव का स्कूल में एडमिशन करवाया था। एक बार फिर काजल ने अपने घर में ही अकेडमी खोल ली। वो अपने पति का पूरा पूरा साथ दे रही थी ताकि बच्चे की पढ़ाई के खर्चे भी पूरे होते रहे और घर में किसी तरह की तंगी भी ना आए। वैभव स्कूल जाने लगा तो वो रोज रात को सोने से पहले अपनी माँ पापा को बताता कि स्कूल में उसका एक दोस्त है जिसका नाम ऋषभ है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लंच भी शेयर करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। वो मुझे अपने घर आने का भी कह रहा है, क्या मैं उसके घर चला जाऊं? रोहित ने साफ साफ मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है किसी के घर जाने की, तुम स्कूल से सीधा स्कूल वैन में बैठकर वापस घर आया करोगे।
अभी बच्चे हो, अच्छा बुरा नहीं समझते। मगर एक दिन रोहित का बेटा अपने दोस्त को अपने घर ले आया। वो भी वैभव की तरह बड़ा प्यारा बच्चा था। दोनों की शक्लें भी काफी मिलती थीं, बिल्कुल जुड़वा भाई लगते थे। काजल ने उस बच्चे की खूब खातिर की और फिर वो वापस चला गया। परमिशन लेकर गया कि अब वैभव भी उसके घर आता जाता रहेगा। इसके बाद से तो अक्सर ही वैभव घर लेट आने लगा। घर आता तो आकर कहता, मैं अपने दोस्त के घर गया था, अपने दोस्त के साथ खेला, उसका बहुत बड़ा घर है, वो बड़े लोग हैं, मुझे बहुत ज्यादा चीजें खाने को देते हैं। एक दिन रोहित ने जब ये सुना तो अपने बेटे को डांटा। कहने लगा, आज के बाद तुम किसी के घर नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह की चीजों के आदी हो जाओ। रोहित को ना जाने किस चीज का डर था, मगर एक दिन तो शायद किस्मत को भी कुछ और ही मंजूर था। वैभव अभी तक घर नहीं आया था। रोहित को फोन करके काजल ने बताया तो वो भी परेशान हो गया। वो स्कूल गया तो वहां भी ताला लगा हुआ था। चौकीदार जो रखवाली के लिए मौजूद था कहने लगा कि आपका बच्चा तो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया था। जब उस दोस्त के बारे में रोहित ने पूछा तो एक पल को वो ठिठका था, क्योंकि जिसका नाम वो ले रहा था वो नाम तो उसके लिए जाना पहचाना था। वो जब उस घर में पहुंचा तो रोहित की आत्मा तड़प सी गई थी, क्योंकि ये घर तो उसका घर था जो कई साल पहले वो छोड़ चुका था। घर में दाखिल हुआ तो जो दृश्य उसे दिखाई दिया तो वो जैसे सांस रोकने वाला था, क्योंकि सामने लाउंज में एक इंसान जिसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। सफेद बाल और कमजोर लग रहा था। वैभव उस इंसान के पास बैठा बड़े ही प्यार से उसे कोई चीज खिला रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसका दोस्त ऋषभ खड़ा बच्चों की तरह इस इंसान को बहलाकर उसे खाना खिला रहा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि रोहित के पापा थे। जैसे ही रोहित पर उनकी नजर पड़ी तो जैसे वो शॉक्ड हो गए। रोहित की माँ भी वहीं बैठी थी। दोनों की तो हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अपने बेटे को इतने सालों बाद देखकर तो वो व्हील चेयर से ही गिर पड़े थे। ये दृश्य देखकर रोहित भागा और अपने पापा को सीने से लगा लिया। वो बेतहाशा रो रहे थे। ड्रिप उतार कर दूर फेंका था। कितनी ही देर तो वो कुछ बोल ना सके, जबकि वहीं वैभव तो हैरान खड़ा था कि आखिर मेरे दोस्त के नाना से मेरे पापा का क्या रिश्ता है। रोहित के पापा उससे माफी मांगने लगे। कहने लगे कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। तुम्हारी याद में मेरी ये हालत हो गई। शायद मैंने तुम्हारी पत्नी पर इल्जाम लगाए थे, यही वजह है कि तुम्हारी बहन भी उजाड़कर वापस आ गई। उसे तलाक हो गई, क्योंकि जहां उसकी शादी हुई थी वो हमसे भी ज्यादा अमीर लोग थे। और ऋषभ रोहित की बहन का बेटा था, उसका भांजा। वो दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए आपस में इनकी गहरी दोस्ती थी। जब रोहित की माँ को पता चला उनके पास आने वाला उनका नाती का दोस्त उनका ही पोता है, तो वो उसे सीने से लगाकर चूमने लगी थी। घर में तो जैसे खुशियां लौट आई थी। रोहित के पापा कहने लगे कि मैं मरने से पहले अपनी बहू से माफी मांगना चाहता हूँ। उसने तो मेरे पोते की बड़ी अच्छी परवरिश की है। काजल को जब ये खबर मिली तो वो एक बार फिर डर चुकी थी, क्योंकि वो अभी तक उनके बर्ताव को भूली नहीं थी। मगर जब अपने सास ससुर से मिलने आए और उनके जुड़े हाथ देखे तो वो रोने लगी। उनके हाथों को चूम कर कहने लगी कि आप बड़े हैं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, बस आपने हमें माफ कर दिया, यही काफी है। उन्होंने अपने बेटे और बहू को माफ किया और जिंदगी की आखिरी बहारें उन दोनों के साथ देखी। रोहित अब बदल चुका था। मेहनत करनी आ गई थी। शायद जिंदगी का ये सबक वो कभी भी ना सीख पाता अगर वो इस आलीशान महल के अंदर रहता। जो कुछ उसने महल जैसे घर से निकलने के बाद जमाने से सीखे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।